मैं उस खूबसूरत बला को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात को यह मुझसे चाहती क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं एक एनजीओ के लिए काम करता था। संस्थान का उद्देश्य था शहर से दूर दराज बसे गांव के लोगों को मोटिवेट करना, ताकि वे बीमार पड़ने पर झाड़ फूंक, टोना टोटका, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ने की बजाय डॉक्टर से मिलकर दवाइयां लें। और इस काम के लिए संस्थान को मेडिकल से संबंधित सभी तरह के लोगों की जरूरत थी। एक बार हम सभी लोग कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में काम कर रहे थे और हम लोगों ने अपने कैंप जंगलों के आसपास बसे गांवों में लगा रखे थे। एक दिन मैं अपने कैंप क्लिनिक पर बैठा मरीजों को दवाइयां दे रहा था, तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। मैंने वहां देखा एक खूबसूरत पढ़ी लिखी सी दिखने वाली मॉडर्न लड़की बरामदे में पड़ी ब्रेंच पर बैठी है। मैं उस लड़की को नजदीक से देखने के लिए खिड़की से बाहर बरामदे में आकर झांकने लगा। बाहर बरामदे में बैठे अन्य मरीजों को देखने का नाटक करते हुए मैं उस लड़की को अच्छी तरह देखना चाहता था। इससे पहले कि वो लड़की मेरे इरादों को समझे, मैं वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। इसी बीच एक नर्स मेरे पास आई और घबराते हुए बोली कि बगल वाले कमरे में भर्ती एक मरीज की तबीयत बिगड़ रही है। तो मैं उसे देखने अंदर वाले वार्ड में चला गया। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में लौटा और मरीजों को फिर से चेक करने लगा। तभी जब सभी मरीज दवाई लेकर अपने घर लौट गए तो मैंने नर्स से कहा, बाहर कोई और मरीज हो तो उसे भी अंदर भेजो। तब नर्स ने अच्छी तरह इधर उधर देखकर मुझे बताया कि अब कोई मरीज नहीं है। नर्स की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने नर्स से पूछा कि वहां बाहर बेंच पर जो लड़की बैठी थी वो क्या चली गई? तब नर्स ने बताया कि सर, मैंने उस लड़की से पहले ही कहा था कि आप डॉक्टर साहब से मिल लें, पर उस लड़की ने कहा कि डॉक्टर साहब जब मरीजों को देखने से फ्री होंगे तब मैं मिलूंगी, पर अब वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। खैर, शाम के 6 बज चुके थे। मैं क्लिनिक से निकलकर अपने कमरे पर लौटने वाला था। तभी एक दूसरी नर्स ने आकर बताया कि एक लड़की आपसे मिलने के लिए आई थी। उसने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब जब फ्री हो जाए तब मुझे मिलवा देना, पर मैं काम में उलझ गई थी। अब मुझे वो लड़की नजर नहीं आ रही। अब मैं सीरियस होकर सोच रहा था कि फिर वो खूबसूरत बला मुझसे मिले बिना चली कहाँ गई। इसके बाद मैंने थोड़ी देर और क्लिनिक पर इधर उधर समय बिताना शुरू किया। फिर कुछ देर बाद कार लेकर मैं अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। मेरे कमरे तक कार से आने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा होगा। कमरे पर आने के बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। तभी देखा कि एक लड़की मेस से मेरे लिए खाना लेकर आई है। संस्थान की तरफ से रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग इन जंगलों में भी खुशी खुशी काम कर सकें। खाना खाने के बाद मैं टहलने चला गया। टहलते हुए मैं अब उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर कुछ तो था उस लड़की की पर्सनालिटी में जो मुझे बार बार उसकी याद दिला रहा है। यह सोच ही रहा था कि तभी देखा कि मौसम खराब सा होने लगा। ऐसा लग रहा था कोई तूफान आने वाला है। मैं घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 10 बज चुके थे। अब मैं कमरे पर लौट आया और अपने बेड पर लेट गया। इसी बीच
टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर न्यूज़ देखने लगा और इसी बीच कुछ देर में ही मेरी आँख लग गई। दोस्तों, मेरी आँख उस वक्त खुली जब कोई मेरे कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। मैं सोच रहा था कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मैं यह अंदाजा तो लगा ही चुका था कि रात को मेरे सीनियर डॉक्टर जितेंद्र ही मरीजों को अटेंड करते हैं और वे क्लिनिक पर ही हैं। फिर यहाँ कौन? तभी मैंने बाहर आवाज लगाते हुए पूछा, कौन? तभी मुझे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब, मैं माया हूँ, जो आपके क्लिनिक पर दिन में आई थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वही खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी जो मेरे क्लिनिक पर भी गई थी। मैंने देखा कि वो लड़की जिसने अपना नाम माया बताया था वो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। मैं टकटकी लगाए उसे निहारे जा रहा था। तभी उसकी छींक के साथ मैं हड़बड़ा कर दरवाजे से हट गया। मैंने उसे जल्दी से कमरे में आने को कहा और तेज हवाओं के झोंके से बचने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। मौसम खराब की वजह से वर्षा हो रही थी और इसी वजह से सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। मैंने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मेरी मुश्किल यह थी कि मैं इस लड़की से मिलने का अभिप्राय पूछूं या इसके भीगे कपड़े बदलने का कोई इंतजाम करूं। तभी लड़की ने कहा कि मैं रात को यहीं रुकने वाली हूं, कोई कपड़े हों तो। मैंने अपनी अलमीरा का ड्रॉयर खोला और अपना एक नाइट सूट उसे देते हुए बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। तभी मुझे खिड़की के पास कोई परछाई नजर आई, जैसे कोई मुझे खड़ा होकर देख रहा हो। मैं पहले ही इस खूबसूरत बला को इतनी रात के समय अपने कमरे में देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मुझसे चाहती क्या है। ऊपर से यह तूफानी रात, ऐसा लग रहा था मानो यह रात मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो कि मैं एक डॉक्टर होकर भी भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ कि नहीं। तभी वह लड़की जिसका नाम माया था बाथरूम से बाहर निकल आई। नीले कलर की उस नाइट ड्रेस में माया ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी आसमान से नीचे उतर आई हो। मेरे कमरे में रखा हीटर ऑन करते हुए माया से कहा कि तुम कुछ देर हीटर के पास बैठ जाओ। तभी देखा कि शायद जनरेटर अधिक लोड की वजह से बंद हो चुका है, जो हमारे उस कैंपस को बिजली सप्लाई कर रहा था। अब चारों तरफ स्याह अंधेरा छा गया, जो उस तूफानी रात को और भी डरावना बना रहा था। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ जोर से बादल गरजने की आवाज आई। साथ ही बिजली भी कुछ देर तक चमकती रही। तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा कि अविनाश अंकल बाहर खड़े हम दोनों को देख रहे हैं। खिड़की के पास खड़ी उस तस्वीर को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब मैं बुरी तरह से डर सा गया था। मुझे यकीन था कि कोई तो बाहर है, पर यदि अविनाश अंकल होते तो क्या वे मुझे आवाज नहीं देते, जबकि माया खुद भी यह महसूस करती थी कि मरने के बाद भी उसके पिता हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। दोस्तों, मैं तुरंत अपने फ़ोन की लाइट ऑन की। तभी देखा कि जनरेटर फिर से स्टार्ट हो गया और कैंपस में चारों तरफ उजाला फैल गया। मैंने कमरे की खिड़की के बाहर फिर देखा तो मुझे अब वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर मैं माया को लेकर अब भी परेशान था कि एक अनजान लड़की रात के वक्त मेरे कमरे में किस उद्देश्य को लेकर आई है। अब माया को भी मेरे हाव भाव देखकर समझ आ चुका था कि मैंने उसके पिता की परछाई को महसूस किया है।
पर एक डॉक्टर इन सब बातों पर आसानी से यकीन नहीं करता। दोस्तों, इस अंधेरी, खौफनाक, तूफानी रात के वक्त कोई भी शरीफ इंसान एक मजबूर औरत और खूबसूरत लड़की को रात के वक्त कैसे बाहर जाने को कह सकता था। तभी माया ने मेरे अंदर उठ रहे तूफान को भांपते हुए बोलना शुरू किया। तुम्हें अंडमान वाले पिता के दोस्त अविनाश अंकल याद हैं? मैं अविनाश अंकल का नाम सुनते ही चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही तो मैंने उनके यहाँ होने का आभास किया था। तभी मैं उन दिनों की यादों में चला गया जब मेरे पिता और अविनाश अंकल की दोस्ती की चर्चा मेरे घर पर अक्सर होती रहती थी। मेरे पिता और अविनाश अंकल बहुत पुराने दोस्त थे और अंडमान में एक साथ कई वर्षों तक रहकर एक कंपनी में काम करते थे। परंतु पिछली साल अविनाश अंकल जब मेरे घर देहरादून आए तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करने की बात चलाई थी। परंतु मैंने बिना सोचे समझे ही उनकी लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया था। तब से मेरे पिताजी और अविनाश अंकल के बीच की दूरियां तो बढ़ी ही थीं, साथ ही मेरे साथ मेरे पिताजी के बीच भी बातचीत का सिलसिला बहुत कम हो गया था। मैं उदास होते हुए माया से कहा कि हाँ हाँ, वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त हैं, पर मेरी वजह से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। तभी माया ने कहा, डॉक्टर साहब, इसके लिए आप अपने को जो दोषी क्यों मानते हो, जबकि उसकी असली वजह तो मैं हूँ। माया की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि इसके लिए माया दोषी क्यों, और माया अविनाश अंकल को कैसे जानती है। मैं यह सब सोचते हुए माया की तरफ एक टकटकी लगाए उसके चेहरे को देख रहा था। माया शांति भाव से मुझे निहार रही थी। मुझे माया के उस शांत और मासूम चेहरे पर दुनिया भर का दर्द दिखाई पड़ रहा था। माया शून्य को निहारती कह रही थी, मैं ही वो बिना माँ की अभागी लड़की हूँ जिसकी शादी का सपना मेरे पिता अविनाश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के बेटे डॉक्टर आकाश के साथ देखने का गुनाह किया था। और जब मेरे डॉक्टर बनने के बाद मेरे पिता ने इस वर्षों पुराने सपने को साकार करना चाहा, तो उन्हें इसके ठीक विपरीत जवाब मिला, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दोस्ती भी गंवानी पड़ी और जान भी, क्योंकि आपके द्वारा शादी से इनकार करने के बाद पिताजी को सदमा लग गया था। वे बचपन से ही मुझसे कहते आए थे कि मैं खूबसूरत के साथ ही दिमाग से भी तेज हूँ, इसलिए कोई भी लड़का मुझसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकता। पर जब तुम्हारे द्वारा शादी से इनकार किया गया तो वे टूट गए। उन्हें बहुत दुख हुआ और एक दिन अटैक से उनकी मौत हो गई। माया की बात पूरी होते मेरा हलक सूख गया था। मैं जड़ बना उसकी बातें सुन रहा था। अब मैं समझ गया था कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने खिड़की के पास अविनाश अंकल को खड़े होकर देखा था, वो मेरा वहम नहीं था। दोस्तों, मैंने माया को उसी वक्त अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था और तब से माया मेरी पत्नी है। तभी सुबह की किरण फूट चुकी थी। दोस्तों, उसी वक्त मुझे क्लिनिक स्टाफ से खबर मिली कि रात के उस तूफान ने यहाँ कैंपस में सब कुछ तहस नहस कर दिया। रात के सन्नाटे में स्टाफ के कई लोगों ने यहाँ एक प्रेत आत्मा को घूमते हुए देखा था, जिसकी वजह से अब यहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों को उसी दिन कैंपस बंद कर घर लौटना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसे मेरे एक दोस्त डॉक्टर ने भेजी थी।
और हाँ, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास भी ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए जय हिंद।